लाला लीलू लाल, जिसके नाम में 6 लाल हैं। लाला लीलू लाल प्रस्तुत करता है यूपीएससी जेमोलॉजी। अगर आपका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, यानी सन 2000 या इसके बाद हुआ है, और आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। यूपीएससी जेमोलॉजी फॉर टॉप रैंक। हाँ दोस्तों, जो 21वीं सदी की जनरेशन है, सन 2025 के आसपास जो बच्चे पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, मेरा मानना है वे बच्चे 60%, 60% के आसपास नंबर लेकर आएंगे और वही बच्चे टॉप रैंक में आएंगे। हाँ दोस्तों, ये जो नए ज़माने की जनरेशन है, ये अगले 2-3 साल में जब मैदान में उतरेगी तो यूपीएससी के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। ये नई पीढ़ी 60% से भी ज़्यादा नंबरों से यूपीएससी क्लियर करेगी। इसका सीधा सा कारण है कि पिछले 2 दशकों में शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, जिनका लाभ इस नई जनरेशन ने, युवा नौजवानों ने भरपूर उठाया है। आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 5-6 सालों से ये नई जनरेशन 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जामों में 100% मार्क्स लेकर आ रही है, जो कि नया कीर्तिमान है। और ये युवा बच्चे आने वाले 2-3 सालों में यूपीएससी को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। 60% से भी 1200, हाँ दोस्तों, 1200, 1250 नंबरों से यूपीएससी में टॉप करेंगे। ये उम्मीद लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरी वीडियो सीरीज यूपीएससी जेमोलॉजी फॉर टॉप रैंक। टॉप रैंक का मतलब है दोस्तों 2 अंकों में, अंडर 100, अंडर 100 का रैंक जिस बच्चे को लेके आना है, उस बच्चे को मेरी ये वीडियो सीरीज देखनी चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 10-11 सालों से यूपीएससी को जानने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम तो दे नहीं पाऊंगा, परंतु दोस्तों, मेरी मंजिल यूपीएससी टॉप रैंक में क्लियर करने की है। ये मेरी मंजिल है, ये मेरा लक्ष्य है दोस्तों। और इस लक्ष्य तक जाने का माध्यम क्या है, वो मैंने खोज लिया है।
वो माध्यम है जैमोलॉजी। हाँ दोस्तों, यूपीएससी क्या है? ज्ञान का अथाह सागर है जिसमें डूबकर जाना होता है। बस यूपीएससी ये है, समुंदर है ज्ञान का, उसमें आपको डुबकी लगानी है और तैर के सुरक्षित बाहर निकलना है। इस ज्ञान के सागर को समेटने में बच्चों के छक्के छूट जाते हैं। आप में से कुछ भाई यूपीएससी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। कई भाई तो पिछले कई सालों से यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं। इतना अनुभव होने के बाद भी वो परेशान से रहते हैं, कारण यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। यूपीएससी पता नहीं कहां से क्या सवाल पूछ ले। उसके ज्ञान का क्षेत्र अति विशाल है। यही कारण है कि यूपीएससी टॉप गवर्नमेंट जॉब का जाना माना सिलेक्शन बोर्ड भी है। दोस्तों, आप जो बिचले रहते हो, उलझे उलझे रहते हो, ज्ञान के इस सागर में डुबकियां लगाते रहते हो, फिर भी आप इस ज्ञान को इकट्ठा नहीं कर पाते, क्योंकि जो यूपीएससी में टॉपर बच्चे हैं वो मुश्किल से 50 या 52% नंबर लेके आते हैं। उससे पता चलता है कि वे जो टॉपर बच्चे हैं वो भी 100% यूपीएससी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, यूपीएससी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते। ये जो रिजल्ट आते हैं यूपीएससी के, इनमें जो परसेंटेज मार्क्स आते हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि होशियार से होशियार बच्चा 50 या 52% नंबर लेके आता है। परंतु दोस्तों, यूपीएससी जैमोलॉजी मेरी ये वीडियो सीरीज कम से कम +55% और लक्ष्य तो 60% का है। 60% मार्क्स, जो युवा 60% मार्क्स लेके आना चाहता है वो मेरी इस वीडियो सीरीज को देखे। बस मेरी ये जो वीडियो सीरीज है ये अथाह ज्ञान के सागर को समेट के रख देगी। हाँ दोस्तों, यूपीएससी आपकी ज्ञान की सीमाओं को जांचता है, परखता है। आप उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो, उलझे उलझे रहते हो, फिर भी आप ये सारा ज्ञान समेट नहीं पाते। इस सारे के सारे ज्ञान को आसानी से कैसे समेटें? उसी का नाम है यूपीएससी जैमोलॉजी। हाँ दोस्तों, मैं पहले तो आपको बताऊंगा कि यूपीएससी की शुरुआत कहाँ से होती है। यूपीएससी का मतलब दोस्तों
आपके पास जो ज्ञान है, यूपीएससी पता नहीं कहां से क्या पूछ ले। तो यूपीएससी कहां से आरंभ कर सकता है? हम यूपीएससी की हदर नापेंगे। अब 21वीं सदी का जो बच्चा है, अगर उसे 2 बिंदु मिल जाए, एक पहला बिंदु और एक आखिरी बिंदु, तो वो जो एक 21वीं सदी का जो ये युवा नौजवान है, ये पहले बिंदु से लेके आखिरी बिंदु की एक चीज को याद कर लेगा, बशर्ते कि इस युवा को ज्ञान का पहला बिंदु बता दिया जाए कि यहां से शुरुआत होती है ज्ञान की और आखिरी बिंदु ये है। अगर युवा को ये 2 बात बता दी जाएं तो युवा आसानी से 60 क्या 70% मार्क्स भी ला सकता है। दोस्तों, ये कीर्तिमान भविष्य में स्थापित होने जा रहे हैं यूपीएससी के अंदर। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये यूपीएससी जेमोलॉजी नाम की वीडियो सीरीज बनाई जा रही है कि भविष्य का जो बच्चा है, भविष्य का जो युवा है, वो यूपीएससी में रिकॉर्ड तोड़ नंबर लेके आए, जो इतिहास बने। इसका कारण क्या है? बताया आपको कि शिक्षा जगत में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। आज हम उन 2 बिंदुओं का निर्धारण कर सकते हैं कि यूपीएससी कहां से आरंभ होएगा पूछना और कहां तक पूछेगा। हाँ दोस्तों, ये 2 बिंदु कौन से हैं और इन 2 बिंदुओं के बीच में कौन कौन सा ज्ञान आता है और कैसे कैसे आता है, यही छोटी सी रूपरेखा आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसी ज्ञान की रेखा का अनुसरण हम आने वाली यूपीएससी जेमोलॉजी वीडियो सीरीज के तहत इस पूरी ज्ञान की रेखा का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ना तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कागज़ कलम उठा लो, नोट्स बनाओ। हाँ दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा। फिर भी अगर आप मेरी ये वीडियो देखोगे तो आपको +55% नंबर मिलेंगे यूपीएससी में। क्लियर करोगे आप? क्लियर तो करोगे। बात है टॉप रैंक में आने की, इससे कम नहीं चाहिए। जो मेरा सब्सक्राइबर बने, तो मैं ये चाहता हूं मेरी इस वीडियो सीरीज का जो भी सब्सक्राइबर बने, अगर उसके अंदर यूपीएससी 55% कम से कम नंबर से क्लियर करने का वो सपना देखता हो, टॉप रैंक में आने की योजना हो, तो वो मेरी इस वीडियो सीरीज को देखे। मैं आज आपके सामने इस वीडियो सीरीज की रूपरेखा रखूंगा, रूपरेखा छोटी सी। इस रूपरेखा का शीर्षक है यूपीएससी जेमोलॉजी। यूपीएससी मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, मेरा एम है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैं आपको बताऊं। और जेमोलॉजी इस उद्देश्य को भेजने का हथियार है, इस टारगेट को भेजने का हथियार है जेमोलॉजी। वो कैसे है मैं अब आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको कि ज्ञान की शुरुआत कहां से होती है। यूपीएससी ज्ञान का जो सवाल है वो आपकी परीक्षा कितनी गहराई में जाकर ले सकता है। आज हम जानेंगे कि ज्ञान की शुरुआत होती कहां से है। यूपीएससी उससे आगे की नहीं सोच सकता। हम सोचेंगे कि यूपीएससी कहां से चालू होएगा। दोस्तों, वो पुरानी 20वीं सदी की बातें हैं, एनसीईआरटी की किताबें, उनमें लिखी बातें, करंट अफेयर, ये 20वीं सदी की बातें हैं। हमारी जो 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली है उनमें इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है 40% बस। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी की बुक्स और ये करंट अफेयर्स वगैरह 40-45%, 55% तो एक नए ज़माने का सिलेबस है जिसमें हमने सारे के सारे ज्ञान को समेटने की कोशिश की है। जैमोलॉजी के तहत। जैमोलॉजी क्या है? जैमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ, उत्तम, बेस्ट ज्ञान, नॉलेज। श्रेष्ठ ज्ञान, बेस्ट नॉलेज, जैमोलॉजी का मतलब ये होता है दोस्तों। इस पूरी वीडियो सीरीज में हम जानेंगे यूपीएससी को समझना है, यूपीएससी को तोड़ना है, यूपीएससी को क्लियर करना है टॉप नंबरों से, तो हमें श्रेष्ठ ज्ञान को जानना पड़ेगा। बेस्ट नॉलेज को हमें जानना पड़ेगा। बेस्ट नॉलेज का ही नाम है जैमोलॉजी। इसका एक नाम और है रतन ज्ञान। रतन का अर्थ आप समझ सकते हो, भारत रत्न का मतलब निकाल लेना तो आपको रतन का मतलब पता चल जाएगा। खेल रतन का मतलब आप निकालोगे तो आपको रतन का मतलब पता चल जाएगा। साहित्य रतन शब्द को आप खंगालोगे तो आपको रतन का मतलब पता चल जाएगा। तो रतन ज्ञान क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। रतन ज्ञान को ही हम अंग्रेजी में जैमोलॉजी कहते हैं। यूपीएससी जैमोलॉजी, यूपीएससी का रतन ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। ये इस वीडियो सीरीज का नाम है। इस यूपीएससी जैमोलॉजी की रूपरेखा क्या है, इसका जो ज्ञान का पहला बिंदु कहां से आरंभ होता है और इस ज्ञान का आखिरी बिंदु कहां पर खत्म होता है। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में संसार का सारा ज्ञान समा जाता है दोस्तों। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जितना भी बिखरा पड़ा है संसार में संपूर्ण ज्ञान, आज मैं जो आपको दो बिंदु बताने जा रहा हूं, इन दो बिंदुओं के बीच में है एक सीधी रेखा है दोस्तों। बस सीधी रेखा क्या है? एक रेखाखंड है, रेखाखंड एक टुकड़ा है रेखा का, और यूपीएससी उस रेखाखंड से बाहर नहीं जा सकता। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं।
वो रेखाखंड कहाँ से आरंभ होता है, ये आज हम जानेंगे। आप सोचिए कि हमारी इस धरती पर सबसे पुराना ज्ञान क्या हो सकता है। हमारी इस धरती पर सबसे पुरानी चीज क्या हो सकती है। ज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है दोस्तों। हमारी इस धरती पर जो चीज सबसे पुरानी है, ज्ञान की शुरुआत वहां से होएगी। और जो हमारी धरती पर जो चीज सबसे नई है, ज्ञान का अंत वहां होएगा। यूपीएससी इन दो बिंदुओं के बीच में ही सारे सवाल पूछेगा। आइए ढूंढते हैं वे दो बिंदु कौन से हैं, वे ज्ञान के दो बिंदु कौन से हैं जिन्हें जानकर और इन दो बिंदुओं के बीच के ज्ञान को जानकर हम यूपीएससी में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। दोस्तों, हमारी धरती पर पहले तो हम ही है, मानव, आदमी, ह्यूमन। इसके अलावा दोस्तों, हमारी धरती देखा जाए तो 3 संसारों से मिलकर बनी है। हम ढूंढ रहे हैं धरती पे सबसे पुराना कौन है। हम वहां से ज्ञान की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। धरती पे लाखों करोड़ों चीजें हैं दोस्तों। इन लाखों करोड़ों चीजों को हम कुछ वर्गों में बांट लेते हैं ताकि हम आसानी से पहुंच जाएं उस सबसे पुरानी वस्तु तक जहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, धरती पे इतनी सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों में सबसे पुरानी जो चीज है वहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। इतनी सारी चीजों को अगर हम समझेंगे तो हमें काफी समय लग जाएगा। तो हम इन चीजों को वर्गीकृत कर लेते हैं, साइंस की भाषा में वर्गीकृत कर लेते हैं, विज्ञान की भाषा में। तो दोस्तों, ये हमारी धरती 3 तरह के संसारों से मिलकर बनी है। पहला तो संसार है दोस्तों वनस्पति जगत, पादप जगत, प्लांट किंगडम। दूसरा जो संसार है, दूसरा जगत है जो हमारी इस धरती पर पाया जाता है, उसे कहते हैं प्राणी जगत, जीव जंतु जगत या एनिमल वर्ल्ड। साइंस की भाषा में इसे एनिमल किंगडम भी कह देते हैं। और एक तीसरा जो जगत है वो है दोस्तों खनिज जगत, मिनरल वर्ल्ड। चट्टानी संसार, मिनरल किंगडम।
ये तीन तरह के जगतों ने हमारी इस धरती को बनाया हुआ है। पहला वनस्पति जगत, दूसरा प्राणी जगत, तीसरा खनिज जगत। इन तीन जगतों से मिलकर हमारी धरती बनी है। अब हम थोड़ा, ये तो हुई साइंस की भाषा में बात, हमने सारे पदार्थों को इन तीन वर्गों में बांट लिया है। अब हमने सबसे पुराना खोजना है, तो अब हम थोड़ा जूलॉजी की भाषा देख लेते हैं। जूलॉजी के जो भूवैज्ञानिक हैं वे हमें इन तीन वर्डों के बारे में क्या कहते हैं। हमारी जूलॉजी की किताब इन तीन वर्डों के बारे में क्या बताती है। तो दोस्तों, वनस्पति जगत है, ये हमारी धरती पर आया आज से 42-43 करोड़ साल पहले। और प्राणी जगत है, ये हमारी धरती पर आया आज से 55 करोड़ साल पहले। 54.5 कह लो या 54 कह लो, बस 55 करोड़ साल पहले प्राणी जगत का उद्भव हमारी धरती पर हुआ। और खनिज जगत, खनिज जगत तो दोस्तों हमारी धरती से भी पुराना है, क्योंकि हमारी धरती बनी जब थी, जब अंतरिक्ष में यह खनिज जगत इकट्ठा हुआ, इसने बड़े बड़े पिंडों का आकार लिया, उसी से ये हमारी धरती बनी है। तो खनिज जगत हमारी धरती पर सबसे पुराना है, धरती से भी पहले का है। धरती तो खनिज जगत के मिलने से बनी है ना। तो दोस्तों, धरती की उम्र है 460 करोड़ साल की। 4600 मिलियन ईयर एज ऑफ अर्थ, ये हमारी धरती की उम्र है दोस्तों, 460 करोड़ साल। और खनिज जगत 460 करोड़ साल से भी पुराना है। तो हमारी धरती पर खनिज जगत सबसे ज्यादा पुराना है। तो दोस्तों, अब खनिज जगत तो बहुत बड़ा है, देखा जाए तो वनस्पति जगत कितना बड़ा है हमारी धरती पर, इसका कितना आयतन होगा आपने कभी सोचा है? आज सोचो, आज सोचो, ये जो वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है और खनिज जगत है, हमारी धरती का जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसके अंदर वनस्पति जगत का कितना हिस्सा है, उसके अंदर प्राणी जगत का कितना हिस्सा है और खनिज जगत का कितना हिस्सा है, मैं बताता हूं आपको। खनिज जगत का हिस्सा है 99.99%। हाँ दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, इस आयतन में खनिज जगत का हिस्सा है 99.99%। बाकी बच गया 0.01%, उसमें ये दोनों जगत आ जाते हैं, प्राणी जगत भी और वनस्पति जगत भी। देखो, फिर आप इस बात को समझो, आप इमेज करो इन चीजों को अपने दिमाग में। अगर आपने यूपीएससी को 60% नंबरों से क्रैक करना है, टॉप रैंक में क्रैक करना है,
तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। ये जियोलॉजी की बता रहा हूं बातें मैं आपको। इससे पहले मैंने बायोलॉजी की कुछ बातें बताई थी। तो मैं आज आपको रूपरेखा बता रहा हूं यूपीएससी जेमोलॉजी 4 टॉप रैंक की रूपरेखा क्या है। हम संसार का सबसे पुराना पदार्थ खोज रहे हैं ताकि वहां से हम ज्ञान की शुरुआत कर सकें, वहां से हम ज्ञान प्राप्त करना आरंभ करेंगे। और जो आखिरी बिंदु है ज्ञान का, वहां तक हम ज्ञान इकट्ठा करेंगे यूपीएससी को टॉप रैंक में क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो वनस्पति जगत है, ये महाद्वीपों पर फैला हुआ है। बस हमारी धरती की जो सतह है, धरती के अंदर नहीं, धरती की सतह की बात कर रहा हूं मैं, खाली ऊपरी, और पूरी सतह की भी बात नहीं कर रहा, उसमें भी कह रहा हूं महाद्वीप। ये जो वनस्पति जगत है, ये हमारी धरती के महाद्वीपों पर ही पनपता है। धरती की जो सतह है, सतह पे भी दो हिस्से हैं, एक समुंदर महासागर और एक महाद्वीप। तो जो ये वनस्पति जगत है, ये केवल एक तो पृथ्वी की सतह पर, और सतह पर भी केवल कहां पर, जहां पर महाद्वीप है वहां पर फैला हुआ है, और कहीं नहीं है ये वनस्पति जगत। और ये जो प्राणी जगत है, ये प्राणी जगत महाद्वीपों पर भी फैला हुआ है और महासागरों में भी फैला हुआ है, और ये सतह पर ही है पृथ्वी की। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, ये पृथ्वी के अंदर नहीं है। ये जगत, प्राणी जगत और वनस्पति जगत सतह पर है। सतह पर भी कहां पर है, मैंने आपको बताया। वनस्पति जगत जो 42 करोड़ साल पुराना है, वो केवल महाद्वीपों पर फैला हुआ है हमारी पृथ्वी के। और जो प्राणी जगत है, जिसकी उम्र 55 करोड़ साल पुरानी है, वो हमारी पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों पर भी फैला हुआ है और महासागरों में भी फैला हुआ है। और खनिज जगत पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है और पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है और पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है। और बाकी दो जगत पृथ्वी की जो सतह है, यानी कि खनिज जगत की जो सतह है, उस पर बसे हुए हैं एक पतली सी लेयर में। लगभग 6400 किलोमीटर दूर है हमारा पृथ्वी का केंद्र हमसे। वनस्पति जगत हद मार के 200 मीटर की ऊंचाई तक का चला जाएगा। कहां 6400 किलोमीटर, 6.4 मिलियन मीटर, और कहां 200 मीटर। इसी तरह प्राणी जगत ले लो, वो तो 4-5 मीटर ऊपर तक पृथ्वी की सतह पे, और 1 किलोमीटर नीचे ले लो समुद्र के, और क्या बस इतनी मोटी परत जमेगी। तो ये ज्यादा मोटा ही नहीं है, ज्यादा आयतन नहीं है, थोड़ा सा आयतन है, 0.01% का।
99.99% तो खनिज जगत का कब्जा है हमारी धरती पर, और खनिज जगत ही पृथ्वी से प्राचीन भी है। तो दोस्तों, अब एक मैंने आपको इन 3 जगतों के बारे में बताया। अभी मैं इन 3 जगतों की एक खूबी और बता देता हूं आपको, अगर आपके थोड़ी समझ में आए तो, ताकि हम आसानी से प्राप्त कर लें कि इस धरती पर सबसे पुरानी चीज कौन सी है, ताकि हम वहां से अपने ज्ञान का आरंभ करें। तो दोस्तों, जो ये वनस्पति जगत है ना, इस वनस्पति जगत का जो सर्वश्रेष्ठ उत्पाद है, प्रोडक्ट है, पदार्थ है, उस प्रोडक्ट का नाम, उस उत्पाद का नाम फल है, फ्रूट है। वनस्पति जगत का जो सर्वश्रेष्ठ वनस्पति होता है उसे हम फल के नाम से जानते हैं, फ्रूट के नाम से जानते हैं। और जो प्राणी जगत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है उसे हम मानव के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो खनिज जगत का सर्वश्रेष्ठ खनिज रत्न कहलाते हैं दोस्तों, जेम्स कहलाते हैं दोस्तों, जेमस्टोन कहलाते हैं। यानी कि जो खनिज जगत जो संसार में सबसे प्राचीन है, जो हमारी इस धरती पर सबसे ज्यादा है, उसके जो सर्वश्रेष्ठ अंश हैं, जो सर्वश्रेष्ठ खनिज हैं, उन्हें हम रत्न कहते हैं। उन्हें हम जेमस्टोन कहते हैं, जिनका अध्ययन हम रत्न विज्ञान के तहत करते हैं, जिनका अध्ययन हम जेमोलॉजी के तहत करते हैं। यानी कि जो संसार का पहला ज्ञान है वो रत्नों से आरंभ होता है दोस्तों। हमने जाना कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जगत है वो खनिज जगत है, और खनिज जगत के जो सर्वश्रेष्ठ अंश हैं वही प्रमुख है, तो वही सबसे प्राचीन भी है, और वहीं से ज्ञान का आरंभ होता है। यानी कि जब हम जेमोलॉजी को समझते हैं, रत्नों को समझते हैं, तो हम ज्ञान के प्रथम बिंदु को समझते हैं, वहां से ज्ञान आरंभ होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम फिर साइंस पे आ जाते हैं। पहले हम साइंस पे थे, साइंस से कुछ जानकारी हमने ली, फिर हम जियोलॉजी पे आ गए, फिर हमने जियोलॉजी से कुछ जानकारियां ली, और हमने जाना कि इस धरती पर ज्ञान का आरंभ कहां से होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान का आखिरी बिंदु कौन सा है। यह तो शुरुआती बिंदु है रतन, आखिरी बिंदु मैं अब आपको बताना चाहूंगा। इसके लिए हम फिर विज्ञान में चले जाते हैं, साइंस में चले जाते हैं, साइंस से कुछ तथ्य निकाल के लाते हैं। ये तथ्य दोस्तों बताए ना, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कॉपी निकाल लो और पेन निकाल लो और लिखो, कुछ नहीं कहूंगा। आप ये सारे तथ्य जानते हो, मेरा मानना ये भी है, बस आप इन्हें कर्म नहीं दे पा रहे, एक रेखा पे नहीं रख पा रहे। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप कभी कुछ पढ़ते हो, कभी कुछ पढ़ते हो, कभी कुछ पढ़ते हो, ये सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है समुद्र में। आप इस ज्ञान को समेटने में लगे रहते हो, कई कई साल निकाल देते हो, आप इस ज्ञान को इकट्ठा ही नहीं कर पाते। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने आपको बताया, यूपीएससी के अंदर जो टॉप बच्चा है
वो 50% या 52% लेके आ रहा है, वो भी आधा ज्ञानी है, वो भी सारे प्रश्नों की जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि ज्ञान इतना है, अस्त व्यस्त तरीके से बखेर रखा है, अलग अलग विषयों में बखेर रखा है, अलग अलग सब्जेक्टों में बखेर रखा है, आपको ढंग से बताया नहीं जा रहा। यूपीएससी जैमोलॉजी उसी समस्या का समाधान करने जा रही है, सारे ज्ञान को जैमोलॉजी में समेट रही है। तो दोस्तों हम फिर दोबारा साइंस में जाते हैं, साइंस से कुछ तथ्य निकाल के लाते हैं। अब हम इस धरती को साइंस में एक नए नजरिए से देख लेते हैं, एक जो दूसरा नजरिया है, ये नजरिया भी हमें साइंस नहीं दिया है। हमारी धरती दो तरह के पदार्थों से मिलकर बनी है दोस्तों, ये जो हमारी धरती है ये दो तरह के पदार्थों से मिलकर बनी है। एक तो वो पदार्थ जिनमें जीवन पाया जाता है, लिविंग वर्ल्ड, और एक वो पदार्थ जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग वर्ल्ड। यानी कि एक तो सजीव जगत जिनमें जीवन पाया जाता है, एक तो ये संसार, और एक दूसरा संसार जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, निर्जीव जगत। ये दो तरह के संसार हैं दोस्तों। मैं इनके थोड़े और नाम बता दूं, आपको थोड़े से आसानी रहेगी आपको समझने में। तो जो ये सजीव जगत है, इसका एक तो अंग्रेजी में नाम हो गया लिविंग वर्ल्ड, दूसरा इसका नाम हो गया अंग्रेजी में ऑर्गेनिक वर्ल्ड, एक तीसरा भी नाम है अंग्रेजी में, या कह लो साइंस की भाषा में इसका कार्बनिक वर्ल्ड। ये तीन नाम है दोस्तों अंग्रेजी में इसके। इसको हिंदी में सजीव जगत कह सकते हो आप, या वो वाला जगत जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, जो रिप्रोडक्शन करता है, वो जगत प्रजनन करता है, मुख्य गुण है इस जगत का ये। इसमें दो भाग हैं, एक वनस्पति जगत और एक प्राणी जगत, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी। एक है दोस्तों निर्जीव जगत, जिसको नॉन लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड भी कह देते हैं दूसरा नाम। इसका तीसरा नाम अकार्बनिक, हिंदी में अकार्बनिक, जिसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता, ये निर्जीव जगत कहलाता है दोस्तों। इसके अंदर खनिज जगत आ गया। ये तो बात कहोगे पहले भी बताई थी भाई, अब थोड़ी नई जानकारी है, नई जानकारी है। तो दोस्तों ये तीनों जगत है, नेचुरल जगत, कुदरती जगत, प्राकृतिक जगत। ये जो तीनों जगत है, प्राणी जगत, वनस्पति जगत और खनिज जगत, ये तीनों है कुदरती, नेचुरल। परंतु हमारी धरती पर एक और जगत पाया जाता है, जिसे आप ह्यूमन वर्ल्ड कह सकते हो, जिसे आप मानव संसार कह सकते हो, जिसे आप आदमी की दुनिया कह सकते हो। यह भी निर्जीव जगत से है। हाँ दोस्तों, इसकी गणना भी हम निर्जीव जगत में करेंगे, क्योंकि मानव जगत के अंदर जो नई नई चीजें मिलती हैं, एक तो ये कुदरती नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये वर्ल्ड आर्टिफिशियल है।
क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट पाए जाते हैं या जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो वस्तुएं पाई जाती है मानव जगत के अंदर, ये कुदरत में नहीं पाई जाती, इन 3 जगतों में नहीं पाई जाती। ये मोबाइल कहाँ मिलता है? धरती पे। ये तो मानव जगत ही में मिलता है। आपके इर्द गिर्द देखो कितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मानव जगत की हैं। ये घर भी जो आपने बना रखा है जिसके अंदर आप बैठे हुए हो, ये भी मानव जगत का है दोस्तों। तो ये भी एक निर्जीव संसार है, इनके अंदर जान नहीं है। मानव जगत जो जिसे आप कह रहे हो, इसका नाम मानव जगत आपने रख रखा है, किताबों में आपको पढ़ाया जाता है, परंतु इस जगत का एक और नाम है। इस जगत का नाम है दोस्तों जैमोलॉजी वर्ल्ड। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो मानव संसार है, जिसे आप मानव संसार समझ रहे हो, तो इस मानव संसार को बनाया है दोस्तों रत्नों ने, रत्नों की शक्तियों ने। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है इस धरती पर, इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड को क्रिएट किया है रत्नों ने, जेमस्टोनों ने, जेमोलॉजी ने। अब आप, ये आखिरी बिंदु है, यानी कि आधुनिक मानव वर्तमान का जो समय, इसको बनाने में भी रत्नों का हाथ है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो आप ये समय गुजार रहे हो, इस समय मेरी इस वीडियो को देखते समय जो ये आप समय गुजार रहे हो आधुनिक, इस आधुनिक समय को रत्न बनाते हैं, रत्न जेमोलॉजी। दोस्तों, ज्ञान की जो शुरुआत तो मैंने बताई 460 करोड़ साल पुरानी है, और ज्ञान का अंत वर्तमान है। वर्तमान जो इस समय जो समय चल रहा है, तो ये ज्ञान का अंत है। यहां पे आज के दिन नया ज्ञान क्या है, एकदम नई चीज क्या है एकदम इस धरती पर, जिसे हर आदमी लेना चाहता है, वही है नया ज्ञान। वो नया ज्ञान मैं बताता हूं आपको। वो नया ज्ञान है दोस्तों मोबाइल फोल्ड होने वाला। आजकल बाजार में ऐसे मोबाइल आए हुए हैं जो फोल्ड हो जाते हैं, जिन मोबाइलों की स्क्रीन मुड़ जाती है। ऐसे मोबाइल आए हुए हैं इस संसार में, हमारी इस धरती पर, इस मानव जगत में। ये एकदम नया उत्पाद है मानव जगत का, एकदम नया ज्ञान है, एकदम नई टेक्नोलॉजी है। अब मैं कहूंगा इस टेक्नोलॉजी का जन्म रतन से हुआ है। हाँ दोस्तों, आज से 12 साल पहले फिजिक्स में एक नोबेल पुरस्कार मिला था एक 2 वैज्ञानिकों को। उनके नाम तो मेरे से बोले नहीं जाएंगे, विदेशी है, एक रसिया नाम है, एक शायद जापानी है। मैं अपनी स्क्रीन पे लिख दूंगा दोस्तों, आप पढ़ लेना। तो दोस्तों, इन 2 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था सन 2010 में। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने संसार की सबसे पतली परत बनाई थी।
और कुछ नहीं किया था। सिंगल परमाणुओं की, भाई परमाणु से पतला क्या होगा, तो जो सिंगल परमाणु की क्या बनाई, एक परत बनाई, परत इन वैज्ञानिकों ने। इसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला सन 2010 का फिजिक्स का। तो दोस्तों वो जो परत बनाई थी ना इन वैज्ञानिकों ने, वो एक जेमस्टोन की बनाई है। एक जेमस्टोन की सिंगल परमाणु की परत बनाई है इन्होंने, और इन्हें मिल गया नोबेल पुरस्कार। और उसी टेक्नोलॉजी पे, उसी आविष्कार पे ये फोल्डिंग मोबाइल आए हुए हैं आजकल बाजार में। ये जो आप फोल्डिंग वाले मोबाइल देख रहे हो ना, हर एक युवा की, हर एक आदमी की एक ही इच्छा है कि मेरे हाथ में एक फोल्डिंग वाला मोबाइल आ जाए। तो दोस्तों ये आधुनिक ज्ञान कह लो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कह लो, बाजार में आई हुई है। तो इसका आधार वो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक है जिन्होंने एक रत्न के सिंगल परमाणु की परत तैयार करी। वो परत बहुत ही मजबूत है, ट्रांसपेरेंट है और विद्युत की सुचालक है। उसमें से विद्युत भी आसानी से गुजर जाती है उस परत के अंदर से, और ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, और मजबूत भी है, स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत। वो परत जेमोलॉजी के, एक जेमस्टोन के सिंगल परमाणु की परत है। ये मैं बताना चाह रहा हूं, जो नई टेक्नोलॉजी अब आएगी आगे, तो वो भी रत्नों पे की गई कोई खोज ही होगी। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जब आदमी ने रत्नों की शक्तियों का प्रयोग किया तो नित नई चीजें बनाई हैं। आपके इर्द गिर्द जितना भी मानव संसार है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, यह मानव ने नहीं बनाया है। कभी आप सोचो मानव ने बनाया, नोट, ये रत्नों ने बनाया है, जिसे मैं प्रूव करूंगा अपनी हर एक वीडियो में, हर वीडियो में प्रूव करूंगा। तभी मैंने अपनी इस वीडियो सीरीज का नाम रखा है यूपीएससी जेमोलॉजी। यूपीएससी हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, एम है, और जेमोलॉजी माध्यम है उस लक्ष्य तक जाने का। एक मीडियम है सारे ज्ञान को इकट्ठा कर लेने का, जेमोलॉजी। इसका प्रारंभिक बिंदु भी जेमोलॉजी है और अंतिम बिंदु भी जेमोलॉजी है। यह आखिरी बिंदु है दोस्तों ज्ञान का, यानी कि ज्ञान की शुरुआत जेमोलॉजी से होती है और ज्ञान का अंत जेमोलॉजी पे होता है। ज्ञान की शुरुआत श्रेष्ठ ज्ञान से होती है और ज्ञान का अंत श्रेष्ठ ज्ञान पर होता है। ज्ञान की शुरुआत रतन ज्ञान से होती है और ज्ञान का अंत रतन ज्ञान पे होता है। इस कारण मैंने अपनी इस वीडियो सीरीज का नाम यूपीएससी जेमोलॉजी रखा है, फॉर टॉप रैंक। हाँ दोस्तों, इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य यह है कि अगर आप
टॉप 100 में आना चाहते हैं, टॉप 100 में यूपीएससी के अंदर, तो आप मेरी इस वीडियो सीरीज को देखिए। दोस्तों, ये तो 2 बिंदु बताए हैं मैंने आपको कि शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है। अब इसके बीच में सारा ज्ञान कैसे आ जाता है? मैंने ये भी तो कहा है ना कि जब हमें 2 बिंदु पता चल जाएंगे, जहां से शुरुआत होती है और जहां पे अंत होता है, तो इन 2 बिंदुओं के बीच में सारा ज्ञान है, A to Z। वो सारा ज्ञान कैसे है, थोड़ा उसे भी समझ लेते हैं। और आपको बताया, जो ये टाइमलाइन बनती है बीच में, इस टाइमलाइन में कदम कदम पर जेमोलॉजी अहम भूमिका निभाती है। ये सारा ज्ञान उत्पन्न होता है जेमोलॉजी के कारण, रत्नों के कारण, श्रेष्ठ ज्ञान के कारण, उत्तम नॉलेज के कारण, बेस्ट नॉलेज के कारण, जिसे हम जेमोलॉजी कहते हैं। संसार का जितना भी ज्ञान है XYZ, उसकी उत्पत्ति जेमोलॉजी से होती है। संसार के अंदर जितना भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, आइटम है, इन सब की उत्पत्ति रत्नों की शक्तियों से होती है। अगर आदमी के पास रत्नों की शक्तियां नहीं होंगी, रत्नों का ज्ञान नहीं होगा, जेमोलॉजी का अनुभव नहीं होगा, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। तो सारा का सारा ज्ञान है। ज्ञान में क्या आ गया? जियोलॉजी, साइंस, साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर आ जाओ जी आप कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर आपके आगे बिजनेस, इकोनॉमी से जुड़े हुए सारी बातें। फिर आप आ जाओ आर्ट के अंदर। आर्ट के अंदर एक तो आर्ट ही होगी, लैंग्वेज भी हो जाएगी, कल्चर भी हो जाएगी, पॉलिटिक्स भी हो जाएगी, सोशोलॉजी भी हो जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी भी हो जाएगी, और आधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, ये सारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र जेमोलॉजी में आ जाते हैं। दोस्तों, जेमोलॉजी के सिलेबस के हिस्से हैं ये छोटे छोटे। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, जिन्हें आप इतना बड़ा बड़ा एक विषय को इतना बड़ा ज्ञान का सागर समझ रहे हो, ये सारे जेमोलॉजी के छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे। दोस्तों, संसार में जितने भी ज्ञान फैले हुए हैं, इन सारे ज्ञानों को मैंने जो ये 2 बिंदु बताए हैं, ज्ञान का जो पहला बिंदु और ज्ञान का जो आखिरी बिंदु, इन 2 बिंदुओं के बीच में रखे जा सकते हैं संसार के सारे ज्ञान क्रम से। ये भी बता देता हूं कि संसार में जितने भी ज्ञान फैले हुए हैं, उनका जन्म किस क्रम में हुआ है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इस टाइमलाइन की शुरुआत जेमोलॉजी से होती है और अंत भी जेमोलॉजी पे होता है, और ज्ञान विज्ञान के सारे क्षेत्र इन 2 बिंदुओं के बीच में आ जाते हैं। अब मैं क्रम देना चालू करूंगा, सबसे पुराना, फिर उसके बाद उससे नया, फिर उससे नया, फिर उससे नया, और अंत में नया। सबसे पुराना तो जेमोलॉजी है, उसके बाद 460 करोड़ साल पुराना जियोलॉजी। जियोलॉजी विषय
460 करोड़ साल पुराना है दोस्तों। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम लगभग 460 करोड़ साल का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं दोस्तों सजीव जगत का अध्ययन, जिसमें प्राणी जगत आ गया जो आज से 55 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ था। उसके बाद आ गया वनस्पति जगत जो 42 करोड़ साल पहले हुआ था। फिर दोस्तों आ जाती है एंथ्रोपोलॉजी, वो आज से 2 करोड़ साल पहले हुई थी आरंभ। एंथ्रोपोलॉजी जो ज्ञान विज्ञान की शाखा है उसमें 2 करोड़ साल तक का इतिहास पढ़ाया जाता है, इससे पुराना नहीं पढ़ाया जाता। फिर दोस्तों आरंभ हो जाता है मानव संसार, आज से 25-30 लाख साल पहले। वहां से ज्ञान की एक नई शाखा निकलती है हिस्ट्री, जिसे आप हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हो। हिस्ट्री के साथ साथ यहां पे आर्ट भी जन्म लेती है और कल्चर भी जन्म लेता है। फिर लैंग्वेज जन्म लेती है, उसके बाद सोशोलॉजी जन्म लेती है, उसके बाद कॉस्मोलॉजी जन्म लेती है और उसके बाद जन्म होता है दोस्तों मैथ का। ये मैं आपको ज्ञान विज्ञान की शाखाओं के क्रम बता रहा हूं। मैथ का जन्म होता है, मैथ के जन्म के बाद इस संसार में पैदा होते हैं धर्म, धर्मों के बाद फिर बिजनेस, जिसे आप कॉमर्स में पढ़ते हो, बिजनेस आरंभ हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमी, फिर उसके बाद दोस्तों पॉलिटिक्स का जन्म होता है, कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं इस धरती पर। ज्ञान विज्ञान की नई नई शाखाएं फूट रही है। इसी के साथ साथ लिटरेचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मैंने आपको सारी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं गिनवा दी हैं। पहले तो मैंने बताया जियोलॉजी, उसके बाद बायोलॉजी, इसी के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, फिर उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ आर्ट, फिर कल्चर, कल्चर के साथ साथ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद सोशोलॉजी, सोशोलॉजी के बाद कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी के बाद मैथ, मैथ के बाद बिजनेस, बिजनेस के बाद इकोनॉमी, इकोनॉमी के बाद पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बाद लिटरेचर और लिटरेचर के बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बीच में एक विषय रह गया दोस्तों, फिलॉसफी। तो दोस्तों फिलॉसफी का जन्म रत्न के साथ होता है। बस ये जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं इनका जन्म रत्नों से हुआ है। जब जब आदमी ने रत्नों की फिलॉसफी की, रत्नों पे फिलॉसफी की, रत्नों पे दर्शन किया, तब तब ज्ञान विज्ञान की एक नई शाखा ने जन्म लिया है। दोस्तों मैंने आपको ये सारा ज्ञान विज्ञान जो फैला हुआ है संसार में,
इसको हम कैसे एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और कैसे इसे हम समझेंगे, जानेंगे। आज हमने आपको बताया है कि संसार में जितने भी ज्ञान हैं, सबसे पुराना ज्ञान कहाँ से आरंभ होता है और अंत कहाँ होता है ज्ञान का, इसके बीच में कहाँ कहाँ पर किस किस पड़ाव पर ज्ञान का जन्म होता है, किस ज्ञान का जन्म होता है, ये मैंने आपको बताया है। इसमें सभी सब्जेक्ट आ गए हैं दोस्तों ज्ञान विज्ञान के, और तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बीच बीच में कहीं कहीं फिट होंगे। मैंने तो मोटी सी रूपरेखा दी है कि यूपीएससी जैमोलॉजी के तहत हम क्या करने जा रहे हैं। हम जैमोलॉजी को समझेंगे। जैमोलॉजी को समझना पूरी टाइमलाइन को समझना है, जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान के समय समय पर नए नए क्षेत्र जन्म लेते हैं। वो सारे क्षेत्र जैमोलॉजी पर जब आदमी चिंतन करता है, जब आदमी जैमोलॉजी पर फिलॉसफी करता है, जब आदमी जैमोलॉजी पर दर्शन करता है, तो उस समय ज्ञान विज्ञान की एक नई शाखा का जन्म होता है। यही जानकारी मैं अपनी आने वाली वीडियो में क्रम से दूंगा। यूपीएससी जैमोलॉजी के तहत हम यूपीएससी को क्लियर करेंगे टॉप रैंक में, 1 डिजिट की टॉप रैंक दोस्तों। हाँ, हालांकि हमने अपना टारगेट तो 2 डिजिट की रैंक रख रखा है, परंतु मेहनत इतनी कर रहे हैं हम इस वीडियो सीरीज के पीछे कि जो भी इन वीडियो को देखेगा वो बच्चा यूपीएससी क्लियर तो करेगा ही करेगा, वो रैंक अर्जित करेगा, रैंक 1 डिजिट की। हाँ दोस्तों, ये 21वीं सदी में यूपीएससी को क्लियर करने का एकदम नया तरीका है, जिसके अंदर हम सारा ज्ञान, संसार में जितना भी ज्ञान बिखरा पड़ा है, उस सब को एक धागे में पिरो देंगे क्रम से। और यूपीएससी एग्जाम में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, नए कीर्तिमान, प्लस 60% से ज्यादा नंबर यूपीएससी के अंदर, जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये सारा काम 21वीं सदी की नई जनरेशन, नया युवा करेगा, क्योंकि उसके पास आज के दिन संसाधन है, सोचने समझने की शक्ति है, उसके पास याददाश्त है, उसके पास मेमोरी है, बशर्ते कि उसे एक रूपरेखा दे दी जाए, एक कालखंड दे दिया जाए कि भाई इस कालखंड के अंदर ये ज्ञान है और ये इस क्रम से संजोया हुआ है। आपके साथ दिक्कत यही है दोस्तों, आप ज्ञान तो लेते हो, वो क्रम से नहीं ले रहे। कोई ज्ञान कहीं का है, कोई ज्ञान कहीं का है, आप उसे एक टाइमलाइन पे नहीं रख पा रहे हो। और जैमोलॉजी एक टाइमलाइन है दोस्तों, और कुछ नहीं है, सारे ज्ञानों को क्रम से बिठा देती है। कौन सा ज्ञान कब उत्पन्न हुआ, वो जैमोलॉजी की टाइमलाइन पे बैठता है। कारण जैमोलॉजी का जन्म इस धरती से भी पहले का है। धरती पे जो भी कुछ घटा है वो जैमोलॉजी में दर्ज है। इस धरती पे
जितनी भी घटनाएं घटी हैं, वर्तमान में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वो सारी की सारी जेमोलॉजी में कैद होती जा रही हैं। जेमोलॉजी एक टाइमलाइन है सारे ज्ञान की, और कुछ नहीं है। इसी कारण मैंने अपनी इस वीडियो सीरीज का नाम रखा है यूपीएससी जेमोलॉजी, जो शुरू जेमोलॉजी से होती है, श्रेष्ठ ज्ञान से होती है, रतन ज्ञान से होती है, और जिसका अंत रतन ज्ञान से होता है, श्रेष्ठ ज्ञान से होता है, जेमोलॉजी पे होता है। और यूपीएससी की सोच इससे ज्यादा है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। इसी के बीच में पूछ सकता है यूपीएससी का पर्सन, इसी टाइमलाइन के बीच में से आएगा हर एक पर्सन यूपीएससी का। यूपीएससी के पास इतना दिमाग ही नहीं है जो इससे इतर कुछ पूछ ले वो। हां, आपके पास होगा, क्योंकि आपने जेमोलॉजी को पढ़ा है। जेमोलॉजी की आपने जेमोलॉजी की टाइमलाइन को जाना है। आप यूपीएससी से भी ज्यादा जानोगे दोस्तों। इन्हीं इरादों के साथ मैं ये अपनी पहली वीडियो खत्म कर रहा हूं। ये शुरुआती वीडियो है दोस्तों। अगली वीडियो में हम इसी टाइमलाइन पे आगे बढ़ेंगे और कुछ नई बातें जानेंगे कर्म से। ये सारी बातें आप जानते हो, मैं ये भी कहना चाहूंगा। ज्ञान तो आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, आप उसे व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, अव्यवस्थित है, ना कोई आपको करवा रहा। कोई भी, चाहे कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा। हवा बना के रख रखा आपका, आपके कई कई साल बर्बाद करता है। दोस्तों, अगर आपने सन 2025 में यूपीएससी क्लियर करनी है पहले अटेम्प्ट में और टॉप रैंक में, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल टीवी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी यूपीएससी जेमोलॉजी वीडियो सीरीज के तहत जितनी भी वीडियो आएंगी उन्हें क्रम से देखिए। अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा पता है लाला लीलूलाल ब्रांडेड चायवाड़ा, स्कूटर मार्केट, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली, इंडिया। अगर आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप अपना संक्षिप्त परिचय मुझे मेरे फ़ोन नंबर पर मैसेज द्वारा भेजिए। अपना पूरा नाम, अपना पूरा पता, पिन कोड सहित अपनी उम्र, अपने 2 फ़ोन नंबर, अपनी एक फ़ोटो या सेल्फी। आप अपना यह संक्षिप्त परिचय मेरे फ़ोन पर मैसेज द्वारा भेजकर मुझसे फ़ोन पर मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जानने के लिए आप इस वीडियो का विवरण यानी डिस्क्रिप्शन देखिए। लाला लीलू लाल, जिसके नाम में 6 लाल हैं।
लाला लीलू लाल प्रस्तुत करता है।